गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग आ गए एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि नवरात ख़त्म हो गया एंड दशहरा भी ख़त्म हो गया। होप आप लोग की नवरात और दशहरा दोनों ही बहुत अच्छी गई होगी। एंड नाउ वी आर मूव टूवर्ड्स द न्यू टॉपिक दैट इज़ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो it's a very important chapter for both the commerce and economic students. So without wasting our time, let's get started. So let's we talk about introduction. Indian Partnership Act 1932 is applicable to whole of the India. As Indian Partnership Act 1932 is applicable for whole India, not for a single district, not for a single state, not for a single businessman and entrepreneur. It is applicable for whole of the India. पूरे इंडिया में जितने भी लोग पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उन सब पे लागू होता है. Act was published on 1st October 1932, except for section 96 effect of non-registration, which was applicable for 1st October 1933. ये जो एक्ट था वो 1 अक्टूबर 1932 को एप्लीकेबल हो गया था, दैट मीन्स लागू हो गया था. लेकिन सेक्शन 69 के लिए जो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी लीगली, उनके लिए ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट था वो लागू नहीं हुआ था. बट आफ्टर डैट 1 अक्टूबर 1933 उनके लिए भी ये चीज़ लागू हो गई थी. तो जनरली ये जो एक्ट था वो 1 अक्टूबर 1932 को ये लागू कर दिया गया था. बट सेक्शन 69 के तहत अगर जो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी उनके लिए ये नहीं हुआ था. बट 1 अक्टूबर 1933 में ये भी एप्लीकेबल उनके लिए भी कर दिया गया था. द एक्ट इज़ बेस्ड ऑन इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट 1890. और ये जो एक्ट है वो इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट 1890 पे बेस्ड है. ठीक है. सो before we have to know about Indian Partnership Act 1932, we have to know what is the partnership. First of all we have to know what is partnership. कि अगर हम पार्टनरशिप एक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप होता क्या है एक्चुअली में. Partnership relation between persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all. पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन होता है पर्सनस के बीच में जो कि एग्री करते हैं कि अपने सारे प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे. बिजनेस में जितने भी प्रॉफिट उनको होंगे वो शेयर करेंगे, चाहे इक्वली करें, जैसा भी उनके बीच में डिसाइड हुआ हो इक्वली, वरना उनके परसेंट के अकॉर्डिंग, उनके शेयर्स के अकॉर्डिंग, जितना भी जैसे भी उनका डिसाइड हुआ हो तो वो उस अकॉर्डिंग अपने प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे जो भी बिज़नेस से होगा. और उनके लिए या तो कोई एक पार्टनर काम करेगा तो सारे पार्टनर्स मिलकर काम करेंगे, वो जैसा उनके डिसाइड होता है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉफिट और लॉसेस दोनों बियर करने होते हैं, दोनों शेयर करने होते हैं आपस में. ठीक है. अगर लॉस होता है तो वो भी बियर करना पड़ता है, प्रॉफिट होता है तो वो भी शेयर करना पड़ता है. तो पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है पर्सन्स के बीच में जो एग्री करते हैं कि अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे जो भी बिजनेस से होता है. या तो उनमें उन पार्टनर्स में से कोई एक काम करेगा उनके बिहाफ में, या तो सारे पार्टनर्स मिलकर काम करेंगे जैसा भी उनके में डिसाइड हुआ. Persons who have entered into partnership with one another are called individually partners. जैसे पार्टनर्स जो भी पर्सन्स अगर एक साथ आए हों, जैसे कि मैं, ठीक है, जैसे मैं गई और मेरे साथ कोई मेरा फ्रेंड हुआ, वो भी पार्टनरशिप पे काम करना चाहता है मेरे साथ, तो अगर मैं और वो मेरा फ्रेंड वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो उन्हें इंडिविजुअली पार्टनर्स के नाम से डेडिकेट किया जाएगा. ठीक है. तो जैसे एक मैं, कोई भी पार्टनरशिप जैसे कि हम कभी भी पढ़ते हैं तो 2 और मोर पर्सन्स, कभी भी हम सिंगल पर्सन को लेके पार्टनरशिप पे काम नहीं कर सकते. अगर पर्सन की बात करते हैं तो वहाँ पे सोल प्रॉपर्टी की बात आ जाती है. ठीक है. वहाँ सोल प्रॉपर्टी हो जाएगा, वहाँ पे मोनोपोली आप ही की होगी. लेकिन अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप में हम या तो 2 या मोर पर्सन्स की नीड होती है. ठीक है. यहाँ पे कोई सिंगल पर्सन काम नहीं कर सकता है. तो पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स. एक या उसके साथ एक और पार्टनर गया हो. ठीक है. एक पार्टनर गया हो, उसके साथ ही एक और पार्टनर आया हो पार्टनरशिप पे काम करने के लिए, तो उसे इंडिविजुअली पार्टनर्स के नाम से डेडिकेट किया जाएगा. फर्म्स इज़ अ कलेक्टिव ऑफ पार्टनर्स. पार्टनर्स का कलेक्टिव क्या होगा? फर्म्स होगा. जहाँ काम करेंगे वो क्या होगा? फर्म्स होगा. और जहाँ जिस पर्पज़ के लिए काम करेंगे, जिस चीज़ की जिस मोटिव में काम करेंगे वो क्या होगा? जहाँ काम करेंगे उसको फर्म के नाम से डेडिकेट किया जाएगा. द फर्म नेम इज़ द नेम अंडर विद द बिजनेस इज कैरीड ऑन. द फर्म नेम इज़ द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरीड ऑन. फर्म नेम वहाँ पे वो नेम होगा, जो फर्म का नेम होगा, वो बिजनेस जिस बिहाफ पे बिजनेस, जिस तरीके का बिजनेस होगा. लाइक अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अगर फर्म है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या आपका क्लोथिंग का है, या आपका फूड आइटम्स का, जितना जैसा भी है, तो उस अकॉर्डिंग उस बिहाफ पे आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग आपका जो फर्म नेम होगा वो डिसाइड होगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन फर्म्स नेम भी ऐसे नहीं डिसाइड होते हैं, उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि बहुत मैंडेटरी होता है कि हम उसको रिमाइंड करके रखें. जैसे कि द नेम ऑफ द फर्म शुड नॉट बी सच विच इज़ मिसलीड और कन्फ्यूज द पीपल विद द नेम
ऑफ वो फॉर्म्स विच इज़ ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। पहली चीज़ क्या होती है कि अगर हम फॉर्म का कोई नेम रख रहे हैं तो मिसलीड नहीं होना चाहिए। मिसलीड नहीं मतलब गलत नेम नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई नेम नहीं होना चाहिए जिसका कोई गलत मीनिंग निकल रहा, कोई गलत सेंस हो रहा है, ठीक है, पहली चीज़। सेकंड चीज़ वो होती है कि अगर कोई भी नेम हम अगर फॉर्म कर रख रहे हैं तो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। द मीनिंग शुड बी क्लियर, ठीक है, उसका क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे जो भी मीनिंग निकलती हो उस नेम की वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, वो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, जिससे कि नेम पढ़ते ही जितने भी पीपल्स हो, जितने भी कंज्यूमर्स हो, आपके फर्म्स के जो नेम होता है वो ईजिली अंडरस्टैंड कर जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिसलीड कर रहे हैं या कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, बहुत ही क्लियर होना चाहिए, बहुत ही क्लैरिफाई नाम रखना चाहिए और बहुत ही सिंपल नाम रखिए कि जो कैचिंग हो, अट्रैक्टिव हो और कन्फ्यूजिंग ना हो। विद द नेम ऑफ द फॉर्म विच इज़ ऑलरेडी, और एक चीज़ ये भी होती है कि नाम वैसा रखना चाहिए जैसा कि वो नाम पहले एग्जिस्ट ना करता हो। मतलब अगर हम सेम नाम रख रहे हैं, कोई भी नाम रख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा कोई नाम नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी उस नेम की फॉर्म एग्जिस्ट करती हो, नहीं। हमको हमेशा देखिए लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी होनी चाहिए। डैट मीन्स हमेशा आपके जो फर्म्स के नेम होते हैं वो सेपरेट होने चाहिए, उसी फर्म का नेम दूसरा कोई हो पहले से जो एग्जिस्ट कर रहा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पहले पूरे तरीके से देख लेना चाहिए कि जो हम अपने फर्म का नेम रख रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट ना कर रही हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि पहले तो मिसलीड और कंफ्यूज नहीं होना चाहिए और ऑलरेडी एग्जिस्ट ना कर रहा हो वो नेम, ये चीज़ हमें बहुत ही रिमाइंड रखना चाहिए, मैंडेटरी है, ये सब पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने चाहिए। द नेम ऑफ द फर्म शुड नॉट शो प्रोटोगेनिस्ट कनेक्शन विद द गवर्नमेंट, डायरेक्ट कनेक्शन गवर्नमेंट से ना दिखाता हो, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ ना हो कि गवर्नमेंट से कनेक्शन दिखा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट यूज़ द वर्ड लिमिटेड एज अ पार्ट ऑफ इट्स नेम। पार्टनरशिप फर्म जो होती है, पार्टनरशिप में जो फर्म होती है उसमें वर्ड लिमिटेड नहीं यूज़ होना चाहिए। लिमिटेड एलटीडी जो लिख करके जो कंपनी डेडिकेटेड होती है, वैसा उस फर्म में पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म में लिमिटेड जो भी नाम हो उसके आगे लिमिटेड नहीं लगाना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म में लिमिटेड वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। एसेंशियल नेम्स टू कंटिन्यू पार्टनरशिप फर्म, देखिए एटलीस्ट 2 पार्टीज़, हम सिंगल पार्टी को लेकर के पार्टनरशिप पे वर्क नहीं कर सकते। अगर हम सिंगल इंसान जा रहे हैं अगर वर्क करने, तो या तो वो सोल प्रोप्राइटर कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपकी खुद की मोनोपोली होती है, किसी और का उसमें कोई राइट या कोई भी शेयर या प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो 2 या मोर पर्सनस की बात करते हैं, देखते हैं ना, देयर आर 2 और मोर पर्सनस इन अ पार्टनरशिप, तो यहाँ पे हम 2 लोगों को लेके मिनिमम टू मैक्सिमम यार 2 पीपल्स होने चाहिए, एंड उससे एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, लेकिन 1 पीपल नहीं होता, 2 होने चाहिए, ठीक है। इट इज़ मैंडेटरी कि यहाँ पे 2 पर्सन हो, तो एटलीस्ट 2 पर्सन वहाँ होनी चाहिए, 2 पार्टीज़ होनी चाहिए। पर्सन मस्ट बी कम्पिटेड विद एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज मे बी न्यूट्रल और आर्टिफिशियल। persons must be commitment टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, उनकी कमिटमेंट होनी चाहिए, वो मतलब राज़ी करते हो कि हाँ मैं उसमें पार्टनर, ज़बरदस्ती नहीं लेके जाना कि मैं पार्टनरशिप में नहीं जाना चाहता हूँ, नहीं कोई भी नहीं आपको चलना है, नहीं ऐसा नहीं है। उनकी कमिटमेंट होनी चाहिए कि हाँ पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, तो हम उनकी खुद की मर्ज़ी होनी चाहिए, कोई भी फोर्स या कोई भी प्रेशर उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। पार्टीज़ में भी न्यूट्रल और आर्टिफिशियल, पार्टी वो दोनों पार्टी, या तो न्यूट्रल और आर्टिफिशियल का मतलब होता है नेचुरल, दैट मीन्स सच में कोई नेचुरल पार्टी हो, दैट मीन्स हम नहीं जानते वो हमारे साथ पार्टनरशिप में काम, हमारी कंपनी काफ़ी डेवलप कर रही है एंड ही वांट्स टू बी अ पार्टनर ऑफ माय कंपनी, तो वो आ रहे हैं और हम हमारे साथ पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं। या ऐसा भी होता है कि हमारे रिलेशन में कोई हमारे मतलब भाई निकल जाए या कुछ भी निकल जाए, ठीक है, कोई भी रिलेशन में और हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो लेकिन पार्टनरशिप पे, तो वो आर्टिफिशियल वाला केस हो जाता है। तो मतलब कोई भी हो सकता है, या तो नेचुरल हो सकता है या तो आर्टिफिशियल हो सकता है घर वाले, लेकिन पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, वहाँ पे पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं तो सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए। एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज़, एग्रीमेंट में भी ओरल और इन रिटर्न, देखिए एग्रीमेंट पार्टीज़ के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, और वो एग्रीमेंट कैसा हो, या तो ओरल भी हो सकता है या रिटर्न भी हो सकता है। इट मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, जो भी या तो वो बोल कर बता, एक्सप्रेस दैट मीन्स हम बोल कर बता सकते हैं कि हाँ हमारे बीच में ये पार्टनरशिप की हम जब हम पार्टनरशिप करने जा रहे थे तो हमारे बीच में ये बातें तय हुई थी एंड इतने परसेंट में हम अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे, ऐसे लॉस बेयर करेंगे, ऐसे काम करेंगे, या तो हम काम करेंगे, या तो जैसा भी उन्होंने, या तो जैसा भी उन्होंने पार्टनरशिप के बीच में हमने बोला हो, ठीक है, यहाँ पे बोलने की बात आ रही है। और रिटर्न में क्या होता है, इम्प्लाइड की जो लिखा होगा वो करेंगे, जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा वो करेंगे। तो जनरली क्या होता है कि लोग पार्टनरशिप डीड रेडी करते हैं, क्योंकि जो ओरल है क्या पता बाद में सामने वाली पार्टी चेंज हो जाए, ठीक है, तो एक तरह से म्यूचुअल ट्रस्ट ना हो, या ये कह दें कि हमारी सिक्योरिटी रहे, इसलिए हम जनरली रिटन फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट हम जनरली प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप का होता है एग्रीमेंट। सो
एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटन, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है या रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। इट में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, या तो वो बोल कर बता सकते हैं या फिर जो भी अगर रिटन फॉर्म में होगा तो इम्प्लाई कर सकते हैं, दैट मीन्स जो भी रिटन होगा उसको हम फॉलो कर सकते हैं। एग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस मस्ट बी कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, एग्रीमेंट जो होता है या तो उसमें लिखिए, एग्रीमेंट में ये चीज़ भी लिखी रहती है, ये चीज़ में मेंशन होती है कि शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा बिजनेस से वो आपको शेयर करना है इक्वली। ठीक है, मतलब पार्टनर्स में शेयर करना, ऐसा नहीं कि सारा प्रॉफिट आप ही रख लेंगे या एक पार्टी रख लेगी या दूसरी पार्टी, नहीं, अगर प्रॉफिट हो रहा है फर्म को, बिजनेस को, तो आपको शेयर करना है उसे। ठीक है सर, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में पहला यही चीज़ होती है कि आपको शेयर करते हुए, सारे प्रॉफिट को शेयर करते हुए और लॉसेस को बेयर करते हुए साथ में चलना है। तो एग्रीमेंट में यही चीज़ बोली गई है कि अगर एग्रीमेंट है तो उसमें बोला जाता है कि जितने भी पार्टनरशिप मतलब जितने भी लोग पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं उनमें प्रॉफिट को शेयर करना होता है। बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस में कोई एक पार्टनर भी काम कर सकता है या सारे पार्टनर्स मिलके काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसा ऐसा भी होता है कि सभी पार्टनर्स, मान लीजिए 4-5 पार्टनर्स हैं एंड दे डिसाइड कि मैं काम कर, उसमें से कोई एक पार्टनर डिसाइड करता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपको सारे प्रॉफिट सब शेयर करेंगे एंड मैं काम करूँगा आप लोगों के पर्पज़ पे। तो या तो कोई एक काम करे या तो सब काम करे, कोई भी ऐसा कुछ भी मतलब जैसे उन लोगों के बीच में डिसाइड हुआ होता है वैसे उन लोग मतलब कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि मेंबर ऑफ HUF कैरिंग ऑन फैमिली बिजनेस टुगेदर आर नॉट पार्टनर्स। ठीक है, अगर अगर मेंबर्स ऑफ HUF मतलब हिंदुस्तान अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है, कैरिंग ऑन फैमिली बिजनेस टुगेदर और नॉट पार्टनर्स। ठीक है, जो मेंबर्स होते हैं हिंदुस्तान अनडिवाइडेड फैमिली, एक ऐसा होता है कि क्या होता है कि एक मतलब कोई भी बिजनेस होता है घर का, ठीक है, उसमें क्या होता है जनरेशन टू जनरेशन लोग काम करने आते हैं। जैसे कि अगर हम मतलब फादर काम किए, उसके बाद उनका सन किया, उसके बाद उनका सन किया, उसके बाद उनका, तो जनरेशन टू जनरेशन ये जो बिज़नेस है वो पास आउट होता रहता है। तो मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जितने भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो भी मेंबर्स होते हैं वो अगर काम कर रहे हैं वो फैमिली बिजनेस कहलाता है। ठीक है, वो पार्टनरशिप के अंडर वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो पार्टनरशिप के तहत में नहीं आता है, मतलब वो क्योंकि वहाँ पे फैमिली में बिजनेस है तो वहाँ पे पार्टनरशिप की कोई बात ही नहीं होती है। बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड्स एंड वाइफ डूइंग बिजनेस टुगेदर आर नॉट पार्टनर्स। अगर बर्मीज़ के बुद्धिस्ट, ठीक है, बर्मीज़ बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ, अगर बर्मीज़ बुद्धिस्ट हस्बैंड वाइफ जो हैं अगर वो साथ में बिजनेस कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि जैसे मान लीजिए अगर बर्मीज़ के जो बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ काम कर रहे हैं साथ में तो उसको पार्टनरशिप नहीं कहलाएंगे क्योंकि वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर काम हो रहा है। ठीक है, वहाँ पर फैमिली मेम्बर्स काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपका कोई पार्टनर काम नहीं कर रहा है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज़ नॉट ओनली एविडेंस फॉर पार्टनरशिप। ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज़ नॉट ओनली द एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। अगर हम प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो सिर्फ ये कि हम अपने प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं तो ये सिर्फ ये एविडेंस नहीं कहलाता कि ये पार्टनरशिप पे हो रहा है। मतलब अगर हम प्रॉफिट शेयर कर दे रहे हैं और हम कहें कि हाँ यही पार्टनरशिप है, यही एविडेंस, यही प्रूफ है कि हाँ हम पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, यही प्रूफ दे रहे हैं हम, तो इट इज़ नॉट ओनली एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, ये सिर्फ एक एविडेंस नहीं होता है पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप के लिए बहुत रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं और अगर हम कहें कि सिर्फ हम प्रॉफिट को शेयर कर देंगे और बोल देंगे कि हमारे पास यही एविडेंस है कि हम पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं तो ऐसा गलत है। ठीक है, कि यही सिर्फ एक एविडेंस नहीं होता कि हम प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो पार्टनरशिप है। जैसे कि देखिए, दिस मीन्स दैट 2 persons आर ओनली शेयर प्रॉफिट, इट डज नॉट मीन्स दैट दे बोथ आर पार्टनर्स। अगर हम ऐसा नहीं है कि देखिए, दिस मीन्स दैट 2 persons आर ओनली शेयरिंग प्रॉफिट, दैट इट डज नॉट मीन्स दैट दे बोथ आर पार्टनर्स। अगर हम दोनों पार्टीज़ अगर शेयर कर रही है प्रॉफिट, ठीक है, बिजनेस में से हो रहा जितना भी प्रॉफिट अगर वो शेयर करी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों पार्टनर्स हैं। हर वक्त ज़रूरी नहीं होता कि अगर हम प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो पार्टनर्स है, नहीं। अ जॉइंट ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी शेयरिंग इट्स रिटर्न, अ जॉइंट ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी शेयरिंग इज रिटर्न विथ अदर ओनर डज नॉट मेक जॉइंट ओनर्स पार्टनर्स। ठीक है, अगर एक जो ओनर है, ठीक है, जॉइंट ओनर है प्रॉपर्टी का और वो अपना रिटर्न कर रहा है, जो भी शेयर उसने लगाया था वो रिटर्न कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जॉइंट ओनर बन गया पार्टनर, जॉइंट ओनर पार्टनर बन गया, नहीं, क्योंकि वो उसने दिया था इसलिए उसको रिटर्न कर रहा है। तो हर वक्त ये ज़रूरी नहीं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए समझाया गया है, जैसे मान लीजिए कोई जॉइंट ओनर है, उस जॉइंट ओनर है प्रॉपर्टी का, उसने उसका जितना लगाया था उतना उसको वापस कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि जितना अगर वहाँ पे प्रॉफिट शेयर कर दिया तो ऐसा वो भी जॉइंट ओनर पार्टनर बन गया, नहीं, ऐसा नहीं। अगर हर बार अगर हम प्रॉफिट शेयर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो पार्टनर बनने जा रहा है। कुछ रीजंस होते हैं कि हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट, हर वक्त शेयर कर देना प्रॉफिट और ये शो कर देना कि हम ये एविडेंस शो कर देना कि इट इज़ अ पार्टनरशिप, सो ये ऐसा नहीं होता है।
सेकेंड एग्जाम्पल देखिए कि अर्नब अ ट्रेडर own money from X and Y and Z. He agreed to pay X, Y, Z out of the profit of his business. ठीक है, एक अर्नब है जो कि ट्रेडर हैं, उन्होंने मनी लिया था किससे, X, Y, Z से मनी लिया था और उन्होंने ये एग्री किया था कि मैं X, Y, Z को वापस पैसे दे दूँगी जब मुझे प्रॉफिट होगा मेरे बिजनेस से. इफ़ X, Y, Z विल गेट देयर मनी फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ अर्नब, अगर उनको प्रॉफिट होता है, ठीक है, बिजनेस से प्रॉफिट होता है और वो X, Y, Z को दे देते हैं मनी अपने प्रॉपर्टी से अर्नब, इट डज़ नॉट मेक द पार्टनर्स ऑफ अर्नब. तो इसका मतलब ये नहीं है कि अर्नब उन्हें अपना पार्टनर बना रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है. क्योंकि उन्हें प्रॉफिट हुआ, उन्होंने ये चीज़ एग्री की थी कि हाँ तुमने मुझे पैसे दिए, मैं तुम्हें इन फ्यूचर अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो आई विल गिव इट दैट मनी, आई विल रिटर्न दैट मनी टू यू. तो वहाँ पे इन्होंने बस मनी रिटर्न किए, उन्होंने वहाँ पे पार्टनर्स नहीं बनाए. तो ऐसा नहीं कह सकते कि अर्नब ने वहाँ पे पार्टनर्स बना दिया X, Y, Z को, नहीं. अर्नब ने सिर्फ मनी रिटर्न किया है, नॉट मेकिंग हिम पार्टनर्स. माइनर एज अ पार्टनर ऑफ सेक्शन 30. माइनर कैन बिकम पार्टनर फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप. ठीक है, माइनर क्या होता है कि माइनर वो पार्टनर्स होते हैं जो कि पार्टनरशिप में बेनिफिट के काम आते हैं विद ऑल कंसेंट ऑफ ऑल ऑफ द पार्टनर्स. ठीक है, माइनर कैन बिकम पार्टनर, माइनर जो होते हैं वो भी पार्टनर बन सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप. ठीक है, विद द कंसेंट्स ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, लेकिन सभी पार्टनर्स की सहमति के साथ. अगर माइनर चाहता है कि हम पार्टनर बनना चाहते हैं तो दे कैन ऑल्सो भी बिकम अ पार्टनर, लेकिन पार्टनर बन सकते हैं और उनको सारे प्रॉफिट भी मिलेंगे पार्टनरशिप के, सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे पार्टनरशिप के. लेकिन अगर पार्टनर्स एग्री करते हैं, जितने, अगर मान लीजिए 5 पार्टनर्स हैं तो पाँचों पार्टनर्स के एग्रीमेंट की बहुत रजामंदी की ज़रूरत होती है. फॉर एडमिटिंग माइनर एज अ पार्टनर, अगर हम किसी माइनर को पार्टनर बना रहे हैं, एन एग्रीमेंट शैल बी एग्जीक्यूटेड थ्रू हिज गार्जियन, उसकी जो एग्रीमेंट है वो उसकी गार्जियन से दिखाना होता है. मतलब उसकी गार्जियन के एग्जिस्टेंस में, उनके गार्जियन की पूरे निगरानी में उस एग्रीमेंट को हम प्रिपेयर करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे. राइट्स ऑफ द माइनर इन पार्टनरशिप फर्म. राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, right to share profit of the firm, right to share property of the firm, right to inspect accounts of the firm, right to take copy of the accounts. देखिए माइनर के पास क्या क्या राइट्स होते हैं. राइट टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, मतलब जितने भी प्रॉफिट शेयर जैसे एज यूजुअल जितने पार्टनर्स को होंगे उसको भी शेयर किया जाएगा. राइट टू शेयर प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, प्रॉपर्टी अगर जैसे सबको शेयर हो रही है उनको भी मिलेगी. राइट टू इंस्पेक्ट अकाउंट्स ऑफ द फर्म, चेक कर सकते हैं फर्म के अकाउंट्स को, चेक कर सकते हैं, उनके पास ये भी राइट होता है जो फर्म के अकाउंट्स है उसे चेक कर सकते हैं, अगर उन्हें कोई गड़बड़ लगती है तो उसे भी चेक कर सकते हैं. राइट टू टेक कॉपी ऑफ अकाउंट्स, और उस अकाउंट की कॉपी भी वो ले सकते हैं, अगर उनको चाहिए कि उससे अकाउंट की कॉपी भी लें तो वो उसको भी ले सकते हैं. और लाइबिलिटीज़ क्या होती है माइनर की पार्टनरशिप फर्म में. देखिए माइनर इज़ नॉट पर्सनली लाइबल, माइनर किसी भी चीज़ के लिए पर्सनली लाइबल नहीं होता है, किसी भी चीज़ के लिए खुद उपयोगिता नहीं बनता है. और हाउ एवर शेयर ऑफ माइनर इन द फर्म इज़ लाइबल, और जितना भी शेयर, देखिए अगर माइनर शेयर करता है फर्म में तो वो उसके लिए लाइबल होता है, वो खुद उसके लिए लाइबल होता है. ठीक है, नो वन कैन बी लाइबल फॉर देम. फिर होता है इलेक्शन ऑन मेजॉरिटी. अब मेजॉरिटी पे इलेक्शन कैसा होता है. ऑन अटेंडिंग मेजॉरिटी और हिज ऑब्टेनिंग नॉलेज हैज़ बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप. ऑन एडमिटिंग मेजॉरिटी, अगर हमें मेजॉरिटी की बात करते हैं तो, और हिज ऑब्टेनिंग नॉलेज दैट ही हैज़ बीन एडमिटिंग टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, और इसको अगर पता होता है कि हम पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में भी एडमिट होने वाले हैं. अगर जैसे कि हमें पता है कि हम पार्टनरशिप में अगर जाएंगे तो हमें पता है कि हमें सारे उसके जितने भी बेनिफिट्स होंगे हमें वो भी मिलेंगे. अगर उस वहाँ पे बिजनेस में शेयर भी मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे भी उसमें प्रॉफिट भी मिलेगा प्लस शेयर भी मिलेगा. तो मुझे उसकी सारे नॉलेज है कि अगर क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं पार्टनरशिप के. विच एवर डेट इज़ लेटर माइनर में वे विद इन 6 मंथ. ठीक है, तो अगर हम मेजॉरिटी की बात करते हैं तो उन्हें ये नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ हमें क्या क्या बेनिफिट होने चाहिए पार्टनरशिप के. अगर हम पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्या क्या हमें किस चीज़ के लायबल हैं हम, किस चीज़ के लायबल नहीं है, क्या क्या राइट्स है. तो उन्हें सारी नॉलेज होनी चाहिए पार्टनरशिप के बारे में, क्या इवन उनके बेनिफिट्स के बारे में भी पता होना चाहिए. विच एवर डेट इज़ लेटर, और अगर डेट अभी नहीं आ रही है तो माइनर के पास ये टाइम होता है कि 6 मंथ्स के अंदर, ठीक है, पब्लिक नोटिस उन्हें जारी कर दिया जाता है कि वो पार्टनर्स के लिए इलेक्टेड है, फर्म में पार्टनर्स के लिए इलेक्टेड है या नहीं है. तो विद इन 6 मंथ्स के लिए उनको डेट दी जाती है और पब्लिक नोटिस पे उन्हें ये चीज़ बता दी जाती है कि हाँ वो पार्टनरशिप इन द फर्म लाइबल है या नहीं है, इलेक्टेड है या नहीं है. इफ़ माइनर्स फेल टू गिव सच नोटिस, अगर माइनर ये नोटिस देने में फेल हो जाते हैं, ठीक है, ही शैल बिकम अ पार्टनर इन द फर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ सेट 6 मंथ्स. सो इफ़ अ पार्टनर फेल्स टू गिव सच अ नोटिस, अगर वो नोटिस देने में फेल हो जाते हैं तो ही शैल बिकम अ पार्टनर, वो पार्टनर बन सकते हैं इन द फर्म इन द एक्सपायरी ऑफ सेट 6 मंथ्स. 6 मंथ्स के अंदर वो जो पार्टनर है वो भी बन सकते हैं.
फिर आती है इलेक्शन ऑन मेजॉरिटी। अब देखिए क्या होता है, अगर जो माइनर है वो पार्टनरशिप के लिए इलेक्ट हो जाता है तो हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ विल बी सिमिलर टू दोज हू फुलफ्लेक्ट पार्टनर्स। देखिए अगर माइनर जो होता है वो पार्टनर्स, माइनर एक्चुअली होता क्या है कि मतलब जो अंडर एज्ड पार्टनर बनने आते हैं, ठीक है, जो छोटे होते हैं अभी मतलब उतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के काबिल नहीं होते हैं, तो फिर भी वो आते हैं कि हाँ मुझे पार्टनरशिप में काम चाहिए, तो उन्हें माइनर्स कहते हैं। तो हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ विल बी सिमिलर, उनके राइट्स और लाइबिलिटीज़ एकदम सिमिलर होंगे, जैसे कि फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स जैसे होते हैं, जैसे जो जो पार्टनर्स होते हैं जो पहले से उसमें होते हैं, ठीक है, वो पार्टनरशिप में काम कर रहे होते हैं, तो बाकी उन्हीं की तरह उनके भी सारे राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लाइबिलिटीज़ सारे सिमिलर्स होंगे। ही विल बी पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म, वो खुद पर्सनली उस चीज़ के लिए लाइबल होगा, खुद ही उपभोक्ता होगा, मतलब जो वो करेगा, जो भी एक्ट्स वो फर्म में करेंगे वो उसके लिए खुद पर्सनली इंडिविजुअली वो खुद लाइबल होगा उस चीज़ के लिए। डन सिंस ही वॉज फर्स्ट एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, और उसे जितने भी बेनिफिट्स होंगे पार्टनरशिप के वो भी मिलेंगे। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड प्रॉपर्टी रिमेन द सेम, उसके जितने भी प्रॉफिट और जितने भी प्रॉपर्टी होंगे वो सेम रहेंगे एज बिफोर, जैसे पहले होंगे वैसे ही उसके भी बाद में भी होंगे, अनलेस अल्टर्ड बाय द एग्रीमेंट, जैसा कि एग्रीमेंट में नोटिस होगा। सेकेंड होता है इफ़ माइनर डज नॉट एलेक्ट टू बिकम अ पार्टनर, अगर माइनर एलेक्ट नहीं होता है पार्टनर बनने के लिए। इफ़ अ माइनर डज नॉट एलेक्ट टू बिकम अ पार्टनर, अगर माइनर एलेक्ट नहीं होता है पार्टनर बनने के लिए, हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज शैल कंटिन्यू टू बी दोज अ माइनर अप टू अ डेट ऑन विच पब्लिक गिव नोटिस, ठीक है, उसकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटीज़ कंटिन्यू रहेगी जब तक कि माइनर को डेट नहीं दे दी जाए, पब्लिक नोटिस पे डेट नहीं दे दी जाए कि कब उसकी एक्सपायरी हो रही, ठीक है, तब तक कि उसके राइट्स और लाइबिलिटीज़ एज यूजुअल जैसे पहले थे वैसे ही कंटिन्यू होते रहेंगे। हिज शेयर्स शैल नॉट बी लाइबल फॉर एनी एक्ट्स, उसके जितने भी शेयर होंगे वो किसी भी एक्ट्स के लिए लाइबल नहीं होंगे, मतलब जितने भी एक्ट्स वो करेगा उसके लिए उसके शेयर्स लाइबल नहीं होंगे ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ द नोटिस, ठीक है, जब तक कि नोटिस नहीं निकल जाती, जब तक कि नोटिस नहीं आ जाती तब तक कि उसके जितने भी एक्ट्स होंगे उसके लिए शेयर्स लाइबल नहीं होंगे, कंपनी बिजनेस भी लाइबल नहीं होगा, और उसके शेयर्स जो भी होंगे उसके लिए उसके किसी भी एक्ट्स के लिए लाइबल नहीं होंगे। ही शैल नॉट बी इंटल्टेड टू सच श्योर इश्यू द पार्टनर्स ऑफ हिज शेयर्स ऑफ प्रॉपर्टीज, और वो मतलब प्रॉपर्टी शेयर करने के लाइबल भी उस जो प्रॉपर्टी होगी उसे शेयर करने की इंटल्टेड भी वो नहीं होगा। पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, रिटन डॉक्यूमेंट, अभी तक हम लोग इतना कुछ पढ़ते आ रहे थे एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट एक्चुअली है क्या, वो पार्टनरशिप डीड ही होता है, ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड क्या होता है, जब हमने इतना कुछ पढ़ा उसके बारे में, तो एक्चुअली में ये होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट दैट। तो देखिए पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टनर इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें सारे म्यूचुअल राइट्स, जितने भी पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल राइट्स होते हैं, जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके बीच में क्या क्या राइट्स हैं, उनके पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, क्या क्या ऑब्लिगेशंस है पार्टनर्स के बीच में, वो सारा उसमें रिटर्न रहता है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड इज़ नॉट मैंडेटरी, पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी नहीं होता है, जैसे कि मैंने बताया कि ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, तो ओरल रहेगा तो भाई मैंडेटरी कहाँ होती है पार्टनरशिप डीड, ये ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी होता है। अगर हम रिटर्न की बात करते हैं, पार्टनरशिप डीड सिर्फ एक एविडेंस के लिए होता है, एक फ्यूचर एविडेंस के लिए होता है कि हम अपने फ्यूचर में जाकर अपने फर्म या अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, कि अगर अगर हमारे सामने वाला पार्टनर पलट जाता है अपनी बात से लेकर, तो ये चीज़ दिखा सकते हैं। However, it is advisable to partnership deed in writing, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ये एडवाइजेबल होता है, जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत सही होता है आपके लिए कि अगर आप रिटर्न फॉर्म में रखेंगे तो आपके पास एकदम प्रूफ होगा, एक एविडेंस होगा, तो ये लोग जनरली एडवाइस करते हैं कि हाँ पार्टनरशिप रिटर्न फॉर्म में ही होना चाहिए। इफ़ देयर इज़ पार्टनरशिप डीड इन देन ईच पार्टनर शुड हैव वन कॉपी, और अगर पार्टनरशिप डीड है अगर पार्टनरशिप डीड है तो सभी पार्टनर्स के पास इसकी पार्टनरशिप डीड की एक कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए 4 पार्टनर्स हैं तो चारों पार्टनर्स के पास कॉपी होनी चाहिए पार्टनरशिप डीड की, ठीक है। If the firm is to be registered, then a copy of deed should be filled with the registrar of the firm. अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड है, ठीक है, लीगली रजिस्टर्ड है, तो उसकी कॉपी होनी चाहिए। देन अ कॉपी ऑफ द डीड, तो जो डीड की जो कॉपी है वो भी फिल्ड होनी चाहिए रजिस्टर्स के फर्म में, ठीक है, शुड बी फिल्ड विद द रजिस्टर्स ऑफ फर्म। अब व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जनरली, ठीक है। तो क्या क्या कंटेंट्स होते हैं पार्टनरशिप डीड में, एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन्स कुछ डिटेल्स होती हैं, ये जैसे फर्म का क्या नेम है ये पूछा जाता है, नेम एड्रेस ऑफ द पार्टनर, नेम और एड्रेस, जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके नेम और उसके एड्रेस, डिटेल्स ऑफ बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप,
कौन सा बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप पे, उसकी डिटेल्स चाहिए होती है। एड्रेस ऑफ बिजनेस प्लेस, कहाँ वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो बिजनेस कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, उस बिजनेस प्लेस की एड्रेस डालते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मान लीजिए 4 पार्टनर्स है तो 4 पार्टनर्स में कितना हो रहा है, 2:1, 3:1, 5:1 या इक्वली हो रहा है, तो ऐसा किस रेशियो में आपका प्रॉफिट शेयर हो रहा है वो मेंशन होना चाहिए। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कब स्टार्ट हुआ था, कब कमेंस हुआ था, ये होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने साल के कितने ड्यूरेशन तक के लिए। अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, कितना कौन कौन कितना कंट्रीब्यूट करा, अगर 5 पार्टनर्स हैं तो कितना 5 पार्टनर्स में से 5 पार्टनर्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया, ये होना चाहिए। सैलरीज, कमीशंस एंड रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, सैलरीज क्या है, कमीशंस क्या है, रेम्युनरेशन यानी कितना एक्सचेंज में हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, ये सब उसमें मेंशन होना चाहिए। राइट्स ऑफ द पार्टनर्स, क्या क्या पार्टनर्स के राइट्स हैं ये मेंशन होना चाहिए। लाइबिलिटीज़, किस किस चीज़ के लिए पार्टनर्स लाइबल हैं, लाइबिलिटीज़ हैं उनकी, वो भी मेंशन होना चाहिए। डिटेल्स ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, अगर कोई पार्टनर रिटायर कर जा रहा है या कब रिटायर करेगा तो उसकी भी डिटेल्स होनी चाहिए। प्रोविजंस फॉर एक्सप्लेशन ऑफ पार्टनर्स, अगर कोई भी एक्सप्लेशन होता है पार्टनर्स के साथ तो उसकी प्रोविजन की भी डिटेल्स होनी चाहिए। एब्स्ट्रैक्शन कॉल्स ऑफ फॉर सेटलमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूट, और कोई भी डिस्ट्रीब्यूट्स को अगर हम सेटलमेंट कर रहे हैं तो उसकी भी क्लॉज, उसके भी एट्रीब्यूट्स क्लॉज की हमारे पास पूरी डिटेल्स होनी चाहिए। फिर होता है डिफरेंस बिटवीन को ओनरशिप एंड पार्टनरशिप। देखिए पार्टनरशिप में क्या होता है, इट अराइजेस फ्रॉम एग्रीमेंट, एज वी ऑल नो कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बिहाफ पे चलता है, ठीक है। को ओनरशिप में क्या होता है कि वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट या किसी भी एग्रीमेंट के तहत नहीं अराइज होता है, ये अपने आप में म्यूचुअली या खुद में मतलब खुद से ओनरशिप में ये अराइज होता है, इसमें कोई एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। पर्पस ऑफ पार्टनरशिप इज़ टू कैरी अ बिजनेस, पर्पस ऑफ पार्टनरशिप इज़ टू कैरी अ बिजनेस। क्या होता है पार्टनरशिप का पर्पस, की कैरी करे, किसी बिजनेस को रन करें, ठीक है। इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व कैरिंग बिजनेस, ये अगर चाहें तो अपना बिजनेस कैरी ऑन करें, चाहे ना करें, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स इन्वॉल्व प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दोनों इन्वॉल्व होता है। इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व प्रॉफिट और लॉस, ये चाहे तो प्रॉफिट इन्वॉल्व कर सकते हैं, चाहे लॉस इन्वॉल्व कर सकते हैं, चाहे इनकी ना भी करे तो उनका कोई लॉस नहीं होता है, ठीक है। पार्टनर्स में हैव म्यूचुअल एजेंसी, पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी होती है। को ओनर्स डू नॉट हैव म्यूचुअल एजेंसी, यहाँ पे कोई भी म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है। पर्सनस हु फ्रॉम पार्टनरशिप आर कॉल्ड पार्टनर्स, जो भी पर्सन पार्टनरशिप के तहत आता है, ठीक है। पर्सनस हु आर फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, अगर कोई भी पर्सन पार्टनरशिप के तहत है तो उसे पार्टनर्स कहते हैं। पर्सनस हु ओन प्रॉपर्टी, ठीक है, जॉइंटली आर कॉल्ड को ओनर्स। कोई भी पर्सन, ठीक है, ओन प्रॉपर्टी के जो खुद के मतलब प्रॉपर्टी की काम कर रहा है या खुद भी प्रॉपर्टी का देखभाल कर रहा है, ठीक है, मतलब काम कर रहा है उसके बिहाफ पे, तो उसे को ओनर कहते हैं। उनका कोई भी मतलब जो पार्टनर्स के पार्टनरशिप के तहत आते हैं उन्हें पार्टनरशिप कहते हैं, और जो प्रॉपर्टी खुद के ओन प्रॉपर्टीज़ के आते हैं उसको को ओनर्स कहते हैं, ठीक है, खुद का ओनर कहते हैं। फिर अब पर्सन्स हैज़ लिनन ऑन द फॉर्म प्रॉपर्टी, लाइन टू अ फॉर्म प्रॉपर्टी, उनका पूरा राइट होता है। एंड को ओनर्स हैज़ नो लाइन ऑन अ प्रॉपर्टी। फिर होते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, कितने कितने टाइप के पार्टनरशिप्स होते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स में भी पार्टनरशिप एट विल, द पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड, ठीक है। पार्टनरशिप इंडेफिनिट पीरियड के लिए भी फॉर्म हो सकता है। टाइम पीरियड ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट फिक्स और स्पेसिफाइड, किसी भी पार्टनरशिप का टाइम पीरियड जो होता है वो फिक्स्ड या स्पेसिफाइड नहीं होता है। सच टाइप ऑफ पार्टनरशिप कैन कंटिन्यू फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम, इस तरह की जो पार्टनरशिप होते हैं वो कभी भी कितने भी समय के लिए कंटिन्यू किए जा सकते हैं, कितने भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू किए जा सकते हैं। डिपेंड अपॉन द विल ऑफ पार्टनर्स, वो जैसे भी पार्टनर्स की इच्छा होगी वैसे उस अकॉर्डिंग। इट विल बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर बाय गिविंग अ नोटिस टू अनदर पार्टनर्स ऑफ हिज डिज़ायर टू क्विट इट कैन बी डिजॉल्व बाय एनी पार्टनर, ठीक है। ये किसी भी पार्टनर के थ्रू डिजॉल्व किया जा सकता है बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर्स ऑफ हिज डिज़ायर टू क्विट द फर्म। अगर कोई भी पार्टनर इस पार्टनरशिप को डिजॉल्व करना चाहता है तो सभी पार्टनर्स, मतलब अगर 5 पार्टनर्स तो 5 पार्टनर्स को हम लेते हुए चलेंगे, उनको एक नोटिस जारी कर देंगे और सब अगर क्विट करना चाहेंगे तो ये पार्टनरशिप वहीं ख़त्म हो जाएगी, उनके विल के अकॉर्डिंग, उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग है। पार्टिकुलर ऑफ पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होता है कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज अ पार्टनरशिप फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक पर्पस। देखिए जो बात अभी हमने की थी वो पार्टनरशिप एट विल की बात की थी, मतलब जो अपनी इच्छा पे पार्टनरशिप पर बेस होती है। और अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप की बात करें तो इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक पर्पस होता है, ठीक है। जैसे इनका पर्पस होता है कि मुझे इतना टारगेट सेट करना है, मुझे अगर मान लीजिए इन 5 मतलब अगर हम बात करें 1 ईयर, ठीक है, अगर मान लीजिए 1 ईयर लेके चले तो 1 ईयर में मुझे 50 लाख रुपीज़ का टारगेट है, ठीक है, 50 लाख का टारगेट है। तो अगर वो टारगेट उनका अचीव हो जाता है तो वहाँ पे एक पर्पस है ना कि हमको 50 लाख रुपीज़ कम अर्न करने हैं तो करने हैं, तो यहाँ पे एक पर्पस है प्लस एक स्पेसिफिक टाइम है कि मतलब 1 साल में मुझे ये काम करना है। वंस द टाइम इज़ ओवर और पर्पस इज़ अचीव इट 6 to exit, अगर टाइम देखिए वन द टाइम इज़ ओवर
और टाइम अगर ओवर हो जाता है और आपका पर्पस अचीव कर लिया जाता है तो इट सीज टू एग्जिस्ट, मतलब ये टाइम होता है कि आप पार्टनरशिप से एग्जिस्ट कर जाएं। नाउ द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। नाउ देयर वाज द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। देखिए पहला होता है वर्किंग पार्टनर और एक्टिव पार्टनर। वर्किंग पार्टनर और एक्टिव पार्टनर क्या होते हैं? द एक्टिव पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल ऑल्सो टेक एक्टिविटली पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। ही बियर्स अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द फर्म डेब्ट्स। ही नोन एज आउटसाइडर्स। ठीक है, ही शेयर्स प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ही इज़ फुल फ्लेश पार्टनर्स। देखिए पहला क्या होता है कि वर्किंग और एक्टिव पार्टनर्स ये होते हैं कि जो कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, और एक्टिविटली पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। फर्म की जितने भी मैनेजमेंट होते हैं उसमें एक्टिविटली परफॉर्म करते हैं, बहुत ही एक्टिवली काम करते हैं, और ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी बियर करते हैं। ठीक है, बहुत सारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी यही बियर करते हैं जितने भी फर्म के डेब्ट्स होते हैं। इट इज़ नोन टू आउटसाइडर्स। ही इज़ नोन टू आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स जिन्हें जानते हैं, ठीक है, अगर हम आउटसाइडर्स की बात करें तो आउटसाइडर्स अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को डालेंगे तो वो यही होंगे। ठीक है, ही शेयर्स प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इनके यही प्रॉफिट मतलब फर्म के शेयर करते हैं। एंड ही इज़ फुल फ्लेक्स पार्टनर्स। ये काफ़ी फुल फ्लेक्स होते हैं, मतलब माइनर में नहीं आते हैं, एंड काफ़ी मतलब सेंसिबल होते हैं, दे टेक डिसीजंस। ठीक है, उसके बाद स्लीपिंग और डोमिनेंट पार्टनर्स क्या होते हैं? ओनली कंट्रीब्यूट कैपिटल, सिर्फ कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं। डज नॉट टेक एक्टिवेट पार्ट इन द बिजनेस, मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस में। ही शेयर्स इन द प्रॉफिट और लॉसेज ऑफ द फर्म। ये प्रॉफिट और लॉसेज में, मतलब प्रॉफिट और लॉसेज में अपना शेयर दे देते हैं फर्म के, लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसी भी मैनेजमेंट के काम में। ठीक है, हिज लाइबिलिटीज अनलिमिटेड। इनकी लाइबिलिटी होती है वो भी अनलिमिटेड होती है। ही इज़ नोन टू द आउटसाइडर्स। हाँ, ये भी आउटसाइडर्स के नोन होते हैं। और स्लीपिंग पार्टनर्स कैन रिटायर फ्रॉम अ फर्म विदाउट गिविंग एनी पब्लिक नोटिस। और जो स्लीपिंग नोटिस होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, वो रिटायर कर सकते हैं अपने, मतलब रिटायर कर सकते हैं पार्टनरशिप में से बिना किसी नोटिस को इशू किए। ठीक है, वो अपने आप से मतलब चाहे तो वो, क्योंकि स्लीपिंग है तो उनका कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो चाहे तो रिटायर दे सकते हैं, रिटायरमेंट ले सकते हैं विदाउट एनी पब्लिक नोटिस। उसके बाद सीक्रेट पार्टनर क्या होता है? सीक्रेट पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल। जो सीक्रेट पार्टनर्स होते हैं वो कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं। टेक एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस। वो भी पार्टनर्स में बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ही शेयर्स इज प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द फर्म। वो प्रॉफिट में और लॉसेज दोनों में शेयर करते हैं फर्म के। हीज लाइबिलिटीज अनलिमिटेड। इनकी लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। हिज कनेक्शन विद द फर्म इज नॉट नोन टू आउटसाइडेड वर्ल्ड। और अगर हाँ, जैसे इसमें क्या होता है कि इनमें एक खासियत ये होती है कि जैसे हाँ ये हमारे पार्टनर है, ये हम सिर्फ पार्टनर्स जानेंगे, हम 5 पार्टनर होंगे तो हम 5 पार्टनर्स जानेंगे, लेकिन आउटसाइडर्स ये चीज़ नहीं जानेंगे कि हाँ इनका भी कोई कनेक्शन है उस बिज़नेस या उस फर्म से। ठीक है, आउटसाइड वर्ल्ड में उस फर्म से कनेक्शन इनका शो नहीं होता है क्योंकि ये सीक्रेट पार्टनर्स होते हैं। लिमिटेड पार्टनर क्या होता है? द लाइबिलिटी ऑफ सच पार्टनर्स इज लिमिटेड। इनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। टू एक्सटेंड ऑफ ए शेयर इन द कैपिटल एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अपने जो जितने भी शेयर हैं उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब अपने जो शेयर है वो कैपिटल में एक्सटेंड कर सकते हैं और प्रॉफिट में भी एक्सटेंड कर सकते हैं फर्म के। ही डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस। वो फर्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, मैनेजमेंट में मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। द फर्म इज़ नॉट डिजॉल्व इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ। ठीक है, जो फर्म होता है वो इनका जो अगर इनकी कोई डेथ हो जाती है, ठीक है, तो फर्म इसमें डिजॉल्व नहीं होता है। लॉगेंसी और बैंक्रप्टी से भी मतलब फर्म का अगर ये डिज़ोल्व हो जाता है पूरी तरीके से, ठीक है, और इनका या तो मतलब डेथ हो जाती है या बैंक्रप्टी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो इसके लिए फर्म जिम्मेदार नहीं होता है। पार्टनर्स इज प्रॉफिट ऑनली। पार्टनर्स इन प्रॉफिट। ये पार्टनर्स होते हैं सिर्फ प्रॉफिट की, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो पार्टनर्स होते हैं प्रॉफिट के लिए होता है। पार्टनर्स इज प्रॉफिट ऑनली शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म बट नॉट इन द लॉसेज। ये सिर्फ प्रॉफिट में काम आते हैं, लॉसेज में इनका कोई रोल नहीं होता। ये अगर प्रॉफिट होगा तभी इनका रोल होता है, बट अब लॉसेज में इनका कोई रोल नहीं होता है। हिज लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। इनकी भी लाइबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है। ये बढ़िया है, मतलब इनका जो क्या कहते हैं, ये अगर लॉस के टाइम पे ये भाई साहब हट जाते हैं और प्रॉफिट के टाइम पे आ जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे पार्टनर्स होते हैं मेरे ख्याल से। खैर पार्टनर्स जो होते हैं ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए आते हैं, लॉसेज में कोई रोल इनका नहीं होता है। हिज लाइबिलिटी इज़ अनलिमिटेड। इनकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ही इज़ नॉट अलाउड टेक एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस। इनको मतलब इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब प्रॉफिट भी लेंगे ये, लॉसेस में इनका कोई रोल नहीं होता है। इनकी जो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है और इनको काम भी नहीं करना पड़ता है। और अच्छी बात, ही इज़ नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन द बिजनेस, मतलब ये ही इज़ नॉट अलाउड, इनको अलाउड ही नहीं होता है कि मतलब बिजनेस के पार्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। सच पार्टनर्स एसोसिएटेड फॉर हिज मनी एंड गुडविल। इन पार्टनर्स को सिर्फ मनी और गुडविल के लिए एसोसिएट किया जाता है।
नॉमिनल पार्टनर्स क्या होते हैं? नॉमिनल पार्टनर्स ओनली लीड्स हिज नेम एंड रेपुटेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। नॉमिनल पार्टनर्स क्या होते हैं? जनरली जो काफ़ी कुछ पार्टनर्स होते हैं जिनकी, जो मान लीजिए कोई पार्टनर्स में से एक पार्टनर ऐसा हुआ जिनका काफ़ी नाम है, काफ़ी पहचान है, काफ़ी गुडविल है उनकी मार्केट में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो पार्टनर बन जाते हैं और उनकी जो रेपुटेशन, उनकी गुडविल होती है वो हमारी फर्म के साथ जुड़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमारी फर्म की जो रेपुटेशन है, नेम है, वो काफ़ी, उनकी जो गुडविल है वो काफ़ी हमारे, जब हमारे फर्म से अटैच होगी, जुड़ेगी, हमारे साथ ज्वाइन होगी, तो हमारी फर्म की भी जो रेपुटेशन है प्लस गुडविल है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। हिज रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ ओनली नोइंगली अलाउज हिमसेल्फ टू रिप्रेजेंट एज पार्टनर्स। वो अपने आप को एक एज अ पार्टनर ही शो करते हैं, ठीक है, वो अपने आप को एज अ पार्टनर ही शो करते हैं। सच टाइप ऑफ पार्टनर नेदर कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। ये ना ही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल में, ना ही फर्म की कैपिटल में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ना ही मैनेजमेंट में कोई रोल प्ले करते हैं, ना मतलब कोई काम भी नहीं करते मैनेजमेंट के बिजनेस में, और ना अपना कोई भी मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल। ये सिर्फ अपनी रेपुटेशन और अपनी गुडविल ऑलरेडी ये ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब ज्वाइन कर चुके हैं फॉर्म के साथ, अपनी खुद की पहचान, अपनी खुद की गुडविल ये कंपनी को प्रोवाइड कर, मतलब फॉर्म को प्रोवाइड करा चुके हैं। ही डज़ नॉट शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉसेज। इनका कोई प्रॉफिट और लॉसेज में शेयर नहीं होता है। ही बिकम्स लाइबल्स टू द आउटसाइडर फॉर द डेब्ट्स ऑफ द फॉर्म। हाँ, वो आउटसाइडर्स के लिए, ही बिकम्स लाइबल टू द आउटसाइडर, या आउटसाइडर्स के लिए लाइबल हो जाता है अगर फॉर्म किसी डेब्ट की कंडीशन में होती है, ठीक है। नॉमिनल पार्टनर्स भी दो टाइप के होते हैं, देखिए, पार्टनर्स टू बी एस्थोपल्स एंड पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर्स बाय एस्थोपल्स इज समवन हु इज नॉट अ पार्टनर ऑफ द फर्म बट अलाउज अदर टू थिंक दैट ही इज अ पार्टनर थ्रू हिज बिहेवियर और कंडक्ट। देखिए, पार्टनर्स बाय एस्थोपल क्या होता है कि वो पार्टनर्स होते हैं जो कि ये चीज़ सामने वाले को ये सोचने में मजबूर कर देते हैं कि हाँ वो पार्टनर हैं, अपने बिहेवियर और अपनी कंडक्ट की थ्रू वो ऐसा सोचने में सामने वाले को मजबूर कर देते हैं कि हाँ हम भी इस फर्म के पार्टनर्स हैं। और पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट का, ये पार्टनर्स जो होते हैं वो समवन हु इज़ नॉट अ पार्टनर ऑफ द फर्म, जो कि पार्टनर नहीं होते हैं फर्म के, बट नोइंगली अलाउज द फर्म टू प्रोजेक्ट अदर देन अ पार्टनर ऑफ द फर्म। लेकिन सबको ऐसा दिखाते हैं कि हाँ हम इस फर्म के पार्टनर हैं। जैसे कि देखिए एग्जांपल है पार्टनर्स बाय एस्थोपल का। जलाल इज़ नॉट अ पार्टनर बट ही टेल्स रामू दैट ही इज़ अ पार्टनर ऑफ द फर्म कॉल अल्फा एंटरप्राइजेस। देखिए, जलाल जो है नॉट अ पार्टनर नहीं है किसी फर्म का, लेकिन रामू से उसने बोला कि हाँ मैं अल्फा एंटरप्राइजेस का पार्टनर हूँ। ऑन दिस इम्प्रेशन रामू सेल्स गुड वर्थ 20,000 ऑफ द फर्म। तो इसी इंप्रेशन को देखते हुए, क्योंकि भाई उसका नाम है ठीक है, उस जलाल का नाम है, रेपुटेशन है, तो इसी इंप्रेशन को देखते हुए रामू ने अपनी 20,000 की गुडवर्थ फर्म को शेयर कर दिया। लेटर ऑन फर्म इज़ अनेबल टू पे द अमाउंट। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो, क्योंकि फर्म से ये जुड़ा तो था नहीं, लेकिन इसने बस बोल दिया, तो बाद में क्या हुआ कि 20,000 जो उसने गुडवर्थ अपने पे किए थे वो फर्म नहीं दे पाई, ठीक है, वो पे करने के लायबल नहीं थे। रामू कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम जलाल। तो रामू जो है अपने 20,000 कहाँ से लेगा? भाई जलाल से लेगा, क्योंकि जलाल के ही कहने पे वो गया था वहाँ पे अल्फा एंटरप्राइजेस में। भले ही उसका कोई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन इसने कहा कि हाँ मैं पार्टनर हूँ, जबकि पार्टनर नहीं था। उसी के विश्वास पे इसने, रामू ने 20,000 के गुडवर्थ दे दिए थे। लेकिन अब क्या है कि जब फर्म जो है वो नहीं पे ऑफ कर पा रही है, तो रामू किससे रिकवर करेगा? अपने जलाल से करेगा। हियर जलाल इज अ पार्टनर ऑफ बाय एस्थोपल्स। तो इसीलिए जलाल क्या हो गया? पार्टनर्स बाय एस्थोपल्स हो गया इन केस में। सेकंड क्या आता है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट में? अल्फा टेल्स रामू इन द प्रेजेंस ऑफ जलाल दैट जलाल इज द पार्टनर ऑफ द फर्म ऑफ अल्फा। देखिए अल्फा ने रामू से कहा, ठीक है, किसके प्रेजेंस में? जलाल के प्रेजेंस में अल्फा ने रामू से कहा, जलाल भी वहीं पे था, कि जलाल जो है वो पार्टनर है फर्म ऑफ अल्फा एंटरप्राइजेस, ठीक है। कहाँ का? अल्फा एंटरप्राइजेस का पार्टनर है। जलाल डज नॉट डिनाई इट। जलाल ने भी इस चीज़ के लिए मना नहीं किया। भाई जलाल भी सुन रहा है यही चीज़ कि हाँ अल्फा जो कह रहा है कि अल्फा जो है अल्फा ने रामू से कहा कि मैं अल्फा एंटरप्राइजेस का पार्टनर हूँ, जबकि जलाल के सामने ये बात बोली, और जलाल ने भी इस चीज़ के लिए मना नहीं किया। जलाल ने भी कहा हाँ भाई है, जलाल ने कुछ नहीं कहा, जलाल ने मना भी नहीं किया। लेटर ऑन गिव्स अ लोन ऑफ 20,000 टू अल्फा एंटरप्राइजेस ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्रेशन दैट जलाल इज़ द पार्टनर ऑफ द फर्म, ठीक है। अब क्या है कि भाई रामू ने लोन दे दिया 20,000 रुपये का अल्फा एंटरप्राइजेस को। रामू ने 20,000 रुपये का अल्फा एंटरप्राइजेस को लोन दे दिया इस इंप्रेशन में कि भाई जलाल जो है इस फर्म का पार्टनर है। इस इंप्रेशन को देखते हुए, इस गुडविल को देखते हुए, द फर्म फेल्स टू प्रीपे द लोन ऑफ रामू। तो अब क्या हुआ कि भाई फर्म जो है वो 20,000 रुपये का लोन नहीं दे पा रही है। तो जलाल इज़ लाइबल टू पे 20,000 टू रामू। तो अब कौन पे करेगा? भाई रामू को भी चाहिए, क्योंकि रामू तो उससे जलाल के विश्वास पे गया था ना। तो जलाल को अब रामू को 20,000 रुपये पे करने होंगे। हियर द जलाल इज़ द पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जलाल जो है पार्टनर बन गया बाय होल्डिंग आउट मेथड से। सो
एक और चीज़ इसमें आज हम डिस्कस करते हैं बाकी की, क्योंकि आज की जो वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है, तो हम एक और चीज़ कवर करते हैं। बाकी हम जितने भी कॉन्सेप्ट है, जैसे बहुत कुछ कॉन्सेप्ट है अभी पार्टनरशिप में, तो हम बाद में उसको कवर करेंगे। जैसे कि देखिए अभी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए पार्टनरशिप में, क्योंकि पार्टनरशिप बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट होता है, इसके लिए बहुत कुछ है, तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर ऑन करेंगे। आज की वीडियो में हम बस इतना कवर कर लेते हैं। सो आज की जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है पार्टनरशिप इज़ अ क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 5। ठीक है, पार्टनरशिप इज़ क्रिएटेड आउट बाय कॉन्ट्रैक्ट नॉट बाय द स्टेटस। देखिए जो पार्टनरशिप है वो कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे होता है, स्टेटस के बिहाफ में नहीं होता। आपका क्या स्टेटस है मार्केट में वो फ़र्क नहीं करता, आपका पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट पे मेंटेन होता है। द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जैसे कि अभी मैंने बात की HUF के बारे में, जो मेंबर्स होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, कैरी ऑन फैमिली बिजनेस, वो फैमिली बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं। जैसे कि और अ ब्यूमिस बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ कैरिंग अ बिजनेस एज सच नॉट पार्टनर्स इन द फर्म। जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ साथ में काम कर रहे हैं ब्यूमिस बुद्धिस्ट के, तो हस्बैंड वाइफ की तरह काम कर रहे हैं, तो वो बिज़नेस नहीं कहलाए, वो फैमिली बिजनेस कहलाएगा, वो पार्टनरशिप नहीं कहेगा, तो वो पार्टनरशिप के अंदर में काम नहीं करता। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। एंड इफ़ यू understand the concept, so just like, share, subscribe my channel, and also drop your comment by which I get to know your feedbacks. And stay healthy, stay safe, and stay connected to me. Bye, have a great day.